नमस्कार साथियों, इनोवेटिव इक्वेशन के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सपोर्ट लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल फॉर सेव लक्षद्वीप सेव इंडिया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जो आपने थंबनेल में देखा है, सपोर्ट लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल फॉर सेव लक्षद्वीप एंड सेव इंडिया। आजकल सेव लक्षद्वीप कैंपेन बहुत ट्रेंड कर रहा है। इस कैंपेन में लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल को एक विलन की तरह पेश कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है और यह एक तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। और कहिए इन पर एक तरह से पॉलिटिकल स्टॉर्म जो है अर्थात राजनीतिक तूफान जो है चलाया जा रहा है। सेव लक्षद्वीप कैंपेन में आपको सिक्के का सिर्फ एक पहलू दिखाया जा रहा है, जिससे उन लोगों का अपना स्वार्थ सिद्ध हो, और सिक्के का दूसरे पहलू यहाँ पर आपको नहीं दिखाया जा रहा है। मैं यहाँ पर प्रफुल्ल पटेल का कोई राजनीतिक या पास्ट हिस्ट्री का बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर यही बात करूंगा, जो प्रफुल्ल पटेल ने लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर होते हुए जो पॉलिसी या डिसीजन लिए हैं, वो एक्चुअल में क्या लक्षद्वीप के लिए बहुत खराब है या लक्षद्वीप के लिए बहुत सही है। मैं जो भी डाटा तथा फैक्ट यहाँ रखूंगा, ये सारे पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं। आप वहां से जाकर गूगल से इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं किया गया है। उन सारे डाटा के हिसाब से यह मेरा एनालिसिस है। यह कुछ लोगों को पसंद आ भी सकता है और कुछ लोगों को ना भी पसंद आ सकता है। और आप सभी जानते हैं प्रफुल्ल पटेल एक पॉलिटिकल लीडर है, और ओपोजिशन लीडर जो हैं बहुत सारे एक दूसरे पर ब्लेम लगाते रहते हैं। तो कौन क्या किया, उनका पास्ट हिस्ट्री क्या है, इसमें नहीं पढ़ने का, ये हम लोग का काम नहीं है। हमें सिर्फ यह तय करना है इनका लिया गया डिसीजन क्या यह लक्षद्वीप या भारत के लिए सही है या गलत है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना जरूरी है। लक्षद्वीप जो है भारत के वेस्ट कोस्ट पर केरला के अपोजिट में सिचुएटेड है। लक्षद्वीप एक्चुअली में 36 आइलैंड का समूह है, लेकिन लक्षद्वीप का मीनिंग जो होता है वह होता है लाख द्वीपों का समूह। यदि हम इसे बड़े इमेज पर देखें तो ये देखिए लक्षद्वीप का एक छोटे छोटे जो द्वीप हैं, यहाँ पर आपको ये छोटे छोटे द्वीप नजर आएंगे। और आपको मैं ये भी बता दूं, ये जो 36 आइलैंड है, इस 36 आइलैंड में केवल 10 ही आइलैंड, केवल 10 ही द्वीप पर जो है लोग रहते हैं। बाकी जो 26 आइलैंड है उस पर लोग नहीं रहते हैं। इसमें से कुछ आइलैंड तो वो पानी के नीचे चल गए हैं। लक्षद्वीप का जो टोटल लैंड एरिया है सारे द्वीप को मिलाकर वो अप्रॉक्स 32 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है। यहाँ का पॉपुलेशन जो है अप्रॉक्स 65,000 है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार है। और यदि एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ 7% माने तो अभी अप्रॉक्स जो है 70,000 के आसपास यहाँ लोग रहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं काफी खूबसूरत खूबसूरत जो है आइलैंड यहाँ पर उपलब्ध हैं। लक्षद्वीप में केवल एक छोटा सा एयरपोर्ट है जो अगात्ती में सिचुएटेड है। आप सभी जानते हैं कि लक्षद्वीप जो है एक यूनियन टेरिटरी है, अर्थात यह केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश पर शासन केंद्र सरकार की चलती है। केंद्र सरकार यहाँ एक अपने प्रतिनिधि रखते हैं, उसी के द्वारा सारे डिसीजन पॉलिसी मेकिंग होता है। केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंट किए गए रिप्रेजेंटेटिव के बेसिस पर आप यूनियन टेरिटरी को दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक वैसा पार्ट जहां पे जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पांडुचेरी। जैसे अभी मनोज सिन्हा जो हैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, अर्थात उपराज्यपाल हैं। अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। अनिल बैजल तथा केजरीवाल के बीच अक्सर जो है आप विवाद सुनते होंगे। और जो छोटे छोटे यूटी हैं, फॉर एग्जाम्पल लक्षद्वीप, निकोबार, दादर एंड नगर हवेली, वहां पर जो है जो भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है, अर्थात प्रशासक बोला जाता है। आप एडमिनिस्ट्रेटर को एक तरह से उपराज्यपाल मान सकते हैं, अर्थात इनका भी फंक्शन एक तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरह होता है। और यहाँ पर कोई असेंबली नहीं होती, अर्थात यहाँ जो है पब्लिक द्वारा चुनी गई सरकार नहीं होती। जिस प्रकार दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पांडुचेरी में असेंबली है, उस प्रकार यहाँ कोई भी सीएम नाम का पोस्ट नहीं होता है। और यहाँ के लोगों का मुख्य काम धंधा जो है वह फिशरीज है। और दूसरा जो है यह कोकोनट, यहाँ कोकोनट का ट्री बहुत होता है, तो यहाँ इन लोगों का मेन जो है कोकोनट तथा कोकोनट से रिलेटेड उत्पाद को खरीद बिक्री करना है। जैसे कोकोनट से नारियल का जो रस्सी बनती है, यहाँ का प्रमुख उद्योग है। अब आइए प्रफुल्ल पटेल द्वारा लिया गया उन सारे डिसीजन का एनालिसिस करते हैं जिसके कारण ये सारे विवाद हुआ। एक एक करके उन सारे डिसीजन पर चर्चा करते हैं। अभी हाल ही में प्रफुल्ल पटेल ने लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी का स्थापना की है। हम बता दें इसका कार्य है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सफाई सुथरा का कार्य, रोड निर्माण, हॉस्पिटल एंड बहुत सारे जो वेलफेयर स्कीम है इस पे कार्य करना। जिस प्रकार आप सुने होंगे बहुत फेमस है डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका काम है हाउस बनाना, रोड बनाना, बहुत सारे सेफ्टी, बहुत सारे प्रोग्राम जो है लॉन्च करना। उसी प्रकार एलडीए भी सेम काम करता है। एनडीए भी सुने होंगे, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी है, बहुत सारे हाउसिंग बनाती है।
आप लोग सभी जगह सारे स्टेट में लगभग ऐसा डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जैसे पटना में पीआरडी है, पटना रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, इन सब का एक ही काम होता है। अब आपको बता दें कि एलडीए के कारण विवाद क्यों इश्यू हुआ। इस रूल के तहत सरकार जब भी चाहे, अर्थात एलडीए अथॉरिटी जब भी चाहे वह जमीन अधिग्रहित कर सकती है, ताकि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का कार्य है उस पर किया जा सके। अब लोगों का एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि जिससे सरकार जो है यह जमीन जो है हड़प लेगी। अरे भाई, पहला बात तो ये, सरकार जब भी जमीन अधिग्रहण करती है, एक्वायर करती है, तो उसके बदले में कंपनसेशन देती है। वो आपको जो है उसके बदले में जो भी पैसा है वो आपको देगी। दूसरी बात, यह कोई नया चीज नहीं है। जहां भी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य किए जाते हैं, हॉस्पिटल बनाना है, रोड बनाना है, हाईवे बनाना है, जो भी है, वो सारे कार्यों के लिए आपको जमीन की जरूरत होती है। जब सरकार को जमीन मिलेगा ही नहीं तो वो डेवलपमेंट का कार्य कैसे करेगा। दूसरा पॉइंट आप जान लीजिए कि संपत्ति का जो अधिकार है ये आपका मूल अधिकार नहीं है, यह आपका अब एक कानूनी अधिकार रह गया है। सरकार जब भी चाहे कानून द्वारा, कानून सम्मत तरीके से आपकी जो है जमीन को ले सकती है, और इसके बदले में जो कंपनसेशन है वो आपको मिलेगा। भारत के किसी भी कोना में रहते हो, सरकार यह कर सकती है। तो यह एलडीए द्वारा किया गया कोई यूनिक कार्य तो है नहीं कि जिसके लिए इतना बवाल किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, आइलैंड पर बहुत सारे जमीन जो है इलीगल जो है इंक्रोचमेंट है, बहुत सारे जमीन जो है माफियाओं द्वारा कब्जा किया हुआ है, और ये माफिया ही प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि सरकार जो है अब गरीबों का जमीन ले लेगी। अरे भाई, गरीब तो छोटे छोटे झोपड़ियों में रहते हैं, उनको लिए तो आओ अच्छा है, उन्हें अच्छा पैसा मिल जाएगा और बहुत अच्छी जगह सेटलमेंट कर दिया जाएगा। और इससे डर तो उन माफियाओं को है जिन्होंने यहाँ पर इलीगल तरीके से जमीन को अपने कब्जा में कर रखा है और उसके लिए कैंपेन चला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक साल पहले आप लोगों ने सुना होगा केरला में एक बहुत बड़ा इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ था। अप्रॉक्स 350 जो है फ्लैट जो है इलीगली कंस्ट्रक्ट किया हुआ था, जो कि एक समुद्र के किनारे वाले एरिया में था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे ऑर्डर किया गिराने के लिए। अब इस पर भी बहुत बड़ा बवाल मचा था। बाद लोग सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी मानने से मना कर रहे थे। और आप यहाँ देख सकते हैं कितने बड़े बड़े जो बिल्डिंग जो हैं यहाँ पर बनाए हुए थे, अंततः सुप्रीम कोर्ट ने काफी कड़ा निर्णय लेते हुए इन सारे बड़े बड़े बिल्डिंगों को गिरा दिया गया। और इन जैसे मेंटेलिटी वाले लोगों ने लक्षद्वीप में भी बहुत जगह पर इलीगल इंक्रोचमेंट कर रखा है, वहां का जमीन जो है कब्जा रखा है। अब उन्हें डर है कि अब जो है सरकार यहां से भगा देगी और हमें कुछ मिलेगा भी नहीं। आप देख सकते हैं यह मिंट द्वारा प्रकाशित न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद वहां के सीएम जो भी फिलहाल फिर जीत के आए हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जो माफियाओं ने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा था उनका सपोर्ट कर रहे थे और गवर्नर और पीएम से मांग कर रहे थे कि आप इस डिसीजन में दखल दें। और यही लोग जो कह रहे हैं कि जो एलडीए का जो डिसीजन है वह गलत है, यह पूरी तरह लक्षद्वीप को बर्बाद करने के लिए है। तो अब हम कैसे माने कि जो पहले का इलीगल कंस्ट्रक्शन में आप साथ दे रहे थे, आप यहां भी आप इलीगल लोगों का साथ दे रहे होंगे। और ये जो बिल्डिंग देख रहे थे, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े और इन्फ्लुएंशियल लोगों का यहाँ पर फ्लैट था। और ये देखिए, एक तमिल एक्टर हैं सोबिन शाही, इनका भी उसी बिल्डिंग में फ्लैट था। ये कह रहे थे चाहे कुछ भी हो जाए मैं फ्लैट खाली करने वाला नहीं हूं। और इन लोगों का बहुत सारा फैन फॉलोइंग होता है और उन्हें भी गलत मैसेज ये छोड़ जाते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं एलडीए जो है लक्षद्वीप के लिए क्यों जरूरी है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट, पॉपुलेशन डेंसिटी पर आइए। मैं आपको बताया यहाँ का पॉपुलेशन अभी के हिसाब से अप्रॉक्स 70,000 के आसपास होगा। और यहाँ पर लैंड एरिया जो है अप्रॉक्स जो है 32 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी जो है अप्रॉक्स 2200 के आसपास होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये 32 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में से ओनली 1/3 एरिया ही ऐसा है जिसमें लोग रह सकते हैं। यदि इसका 1/3 एरिया ले लें तो ये अप्रॉक्स 10 किलोमीटर स्क्वायर होगा। और यदि इसके हिसाब से हम पॉपुलेशन डेंसिटी लें तो लगभग 7000 पीपुल पर किलोमीटर होंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी उसे कहा जाता है 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं। और अभी के डेट में दिल्ली जैसे बड़े महानगर का पॉपुलेशन डेंसिटी 11,000 के आसपास है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लक्षद्वीप में कितना ज्यादा लोड है। और यहाँ ना कोई बहुत ज्यादा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना बहुत अच्छे बिल्डिंग है, ना बहुत अच्छे घर हैं। दूसरी चीज, यह सी लेवल से 2 से 5 मीटर ऊपर है। तौकते साइक्लोन ने काफी तबाही मचाई है यहाँ पर। यदि कोई बड़ा वेव आए और ये छोटे छोटे घरों और झोपड़ियों और छोटे छोटे हैट बनाकर रहते हैं, यदि कोई बड़ा वेव आए तो इसे ये आसानी से ले जा सकते हैं। और लोग सिर्फ यह बताते हैं कि यहाँ पॉपुलेशन सिर्फ 65,000 है। अरे भाई, 65,000 पॉपुलेशन तो है, लेकिन यहाँ रहने लायक एरिया तो बहुत कम है।
इस पूरे पॉपुलेशन को कैरी करने के लिए एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे बिल्डिंग और अच्छे मैनेजमेंट और एक अच्छे टाउनशिप बैठाने की जरूरत है। और इसके लिए जो है बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य करने होंगे, अन्यथा एक समय ऐसा आएगा यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा और लोगों को यहाँ से जो है शिफ्ट करके इंडिया के मेन लैंड में लाना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ से तो समुद्र में तो जाएंगे नहीं। और मेन लैंड में भी ऑलरेडी बहुत सारे पॉपुलेशन है। बहुत सारे लोग यह कर रहे हैं कि यहाँ के कल्चर में छेड़छाड़ किया जा रहा है। अरे भाई, इनको तो पहले ही से आप लोग एक अलग थलग करके रखे हो। यह पहले से बहुत लोगों से मिलते जुलते रहेंगे तो ये आसानी से घुल मिल जाएंगे। मेनलैंड में भी बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं, यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। यहाँ कुछ लोगों का पर्सनल इंटरेस्ट है, जिससे उनका पर्सनल स्वार्थ सिद्ध हो सके, वो यहाँ पर एक झूठे झूठे प्रोपोगेंडा जो है वो चलाते रहते हैं। अब आइए हम आपको दूसरा पॉइंट बताते हैं जिसके कारण लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। टूरिज्म के लिए जो है यहाँ पर डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लक्षद्वीप में पर ईयर केवल 7,000 टूरिस्ट यहाँ आते हैं। और मैं आपको एक्सटर्नल न्यूज एक बता देता हूं, एक लक्षद्वीप जैसा अभी आप देख रहे हैं वैसा ही जो है एक मालदीव है, और यह लक्षद्वीप से टूरिज्म के मामले में बहुत आगे है। आप यहाँ गूगल मैप में देख सकते हैं, ये लक्षद्वीप जो है ये मालदीव के कितने नियर बाई है। ये जो है मालदीव कंट्री है, उसका आइलैंड का समूह है, और ये है लक्षद्वीप का। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच अप्रोक्स 700 किलोमीटर की दूरी है, और इससे ज्यादा कहीं दूरी तो भारत के एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच है। और आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा, पॉपुलेशन अराउंड 5 लाख है, और यहाँ का टूरिज्म इंडस्ट्री, टूरिस्ट जो है एवरी ईयर अप्रोक्स 18 लाख आते हैं, अर्थात पॉपुलेशन से 3 टाइम्स ज्यादा। और 700 किलोमीटर ऊपर लक्षद्वीप जो है, यहाँ पर केवल जो है आप डाटा देख लीजिएगा गूगल पर सर्च करके, एवरी ईयर मैक्सिमम जो है 7,000 जो है टूरिस्ट यहाँ पहुंचते हैं। और ये जो 7,000 टूरिस्ट हैं, इसमें जो है इंडियन भी इंक्लूड है। और यहाँ जो 18 लाख से हैं, ये 18 के 18 लाख फॉरेनर आते हैं। और बहुत लोग यह भी नहीं जानते होंगे कि भारतीय को भी लक्षद्वीप में घूमने के लिए परमिट की जरूरत होती है। अर्थात आप एक तरह से समझिए, देश के अंदर ही एक दूसरा देश बन गया है। लोग क्या घूमेंगे, आपको लक्षद्वीप में जाने के लिए परमिट चाहिए। अर्थात यहाँ एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है, भारतीय लोगों को भी लक्षद्वीप एक दूसरे कंट्री की तरह लगता है। और यहाँ पर बहुत सारे इंडियन जो है मालदीव चले जाते हैं, लेकिन लक्षद्वीप नहीं आते हैं। और यदि हम लक्षद्वीप का डेवलपमेंट कर दें तो यहाँ से लक्षद्वीप के लोगों के लिए तो बहुत अच्छा होगा ही, ये जो मेनलैंड पर स्थित जितने भी लोग हैं और जितने स्टेट हैं उन सभी के लिए अच्छा होगा, और भारतीय के लिए, सभी भारतीयों के लिए अच्छा होगा। क्योंकि यदि लक्षद्वीप पैसा कमाएगा तो ये पैसा सभी भारतीयों के लिए होगा, और इससे जो है सारे भारत के सारे लोग, सारे स्टेट जो है विकसित करेंगे। और मैं आपको यह भी बता दूं, मालदीव जो है यह भी एक मुस्लिम कंट्री है। बहुत सारे जो है तर्क दे रहे हैं कि लक्षद्वीप जो है मुस्लिम बहुल एरिया है, इन्हें जो है मालदीव से सीखना चाहिए। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि मालदीव जो है लक्षद्वीप के समान ही होते हुए भी यहाँ भी मुस्लिम है, वहां भी मुस्लिम है, यहाँ भी डेमोग्राफिक और जियोग्राफिक लोकेशन लगभग सेम ही है, और लक्षद्वीप का भी सेम ही है। यहाँ जो है जीडीपी 4.5 बिलियन डॉलर से भी ऊपर है, और लक्षद्वीप का 2004 के हिसाब से, अभी का मेरे को डाटा नहीं मिल पाया, मात्र जो है 44 मिलियन डॉलर है। यदि हम जीडीपी का एनुअल ग्रोथ 7% पर ईयर माने तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 2020 में यह करीब 130 मिलियन डॉलर जो है होगा। यह केवल मालदीव का 2.8% के आसपास आता है, अर्थात मालदीव के जीडीपी का ओनली 2.8% रह जाएगा। जबकि लक्षद्वीप जो है भारत जैसे बड़े कंट्री से संबंध रखता है, फिर भी जो है यह बहुत पीछे है। मालदीव का जीडीपी का 28% जो है सिर्फ टूरिस्ट से आता है, जो फॉरेनर टूरिस्ट हैं उनके द्वारा यह कंट्रीब्यूट होता है। और सरकार जो टैक्स लेती है उसका 90% जो है इंपोर्ट तथा टूरिस्ट पर लगाए गए टैक्स जो है उसके द्वारा जो है उसका 90% हिस्सा कलेक्ट किया जाता है। अर्थात आप समझ सकते हैं लक्षद्वीप में टूरिज्म का कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है अवेलेबल है। और लोगों को अभी तक यह समझ में नहीं आया कि इनका जो झोपड़ी या नारियल का खाली पेड़ है ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट कीजिए, वो सुविधा दीजिए, तभी लोग यहाँ पर आएंगे, नहीं तो नारियल के झोपड़ी के नीचे बैठिए या गाना गाइए। अब बहुत लोग जो हैं
विरोध कर रहे हैं कि प्रफुल्ल पटेल ने शराब जो है चालू करवा दिया। मैं आपको बता दूं कि लक्षद्वीप में पहले से शराब बिक रही है। बंगाराम आइलैंड में पहले से ही शराब की सेलिंग होती है। दूसरी चीज कि यह जो है लाइसेंस जो है केवल टूरिस्टों के लिए जारी किया गया है। लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय यहाँ रहते हैं इसलिए शराब की बिक्री न किया जाए। यहाँ भी एक धार्मिक एंगल दिया जा रहा है। यह शराब सिर्फ टूरिस्टों के लिए रेस्टोरेंटों में दिया जाएगा, जिन्हें मर्जी है पिए, जिन्हें मर्जी है न पिए। आप मालदीव का उदाहरण लीजिए, मालदीव भी मुस्लिम प्रधान है, यहाँ भी शराब खुली आम तौर पर नहीं कोई पी सकता है, लेकिन बहुत सारे रेस्टोरेंट है, बहुत सारे आइलैंड है, वहां पर टूरिस्ट जो है आसानी से शराब का सेवन कर सकते हैं। और आप नॉर्मली देखिए जितने भी टूरिस्ट होते हैं या घूमने फिरने वाले लोग हैं वो जो है घूमकर नारियल का पेड़ और समुद्र का किनारा देखने नहीं आते हैं। उन्हें देखना होता है तो वो केरला आते आते बहुत सारे नारियल के पेड़ और समुद्र का किनारा देख लेते हैं, इतना ही में खुश होते हैं और वो चल जाते हैं। उनको भाई घूमने ऐश करने सबके लिए सारा व्यवस्था होना चाहिए, तभी वहां से माल पानी आता है। और यदि आपको यही ऑर्गेनिक आप चिल्लाते रहे इकोसिस्टम, तो आपको अब तक पता नहीं चला आपका इकोसिस्टम लोगों को पसंद नहीं आ रहा। यदि पसंद आता तो ये टूरिस्ट जो है 7,000 नहीं रहते हैं, ये इससे बढ़ते हैं। और इस 7,000 में तो 6,500 है तो इंडियन ही है, फॉरेनर देखें तो मुश्किल से 500 के आसपास हैं। तो आपको इससे पता चलना चाहिए कि ये जो आपका इकोसिस्टम और ट्रेडिशनल कल्चर जो है लोगों को पसंद नहीं आ रहा है और इससे टूरिस्ट बढ़ने वाले नहीं है। अब आइए तीसरे पॉइंट पर, जिसके कारण एलडीए का होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं वो विरोध कर रहे हैं कि यहाँ का इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, इन्वायरमेंट खराब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से कोई बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल इशू आना नहीं है, पहला तो जान लीजिए। दूसरा चीज आप जान लीजिए, यदि कहीं भी आपको जमीन ऊंचा करना है तो उसके लिए कहीं पर आपको गड्ढा खोदना ही होगा। थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है लेकिन कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई डेवलपमेंट का कार्य कर दिया तो यहाँ इकोसिस्टम से क्या गड़बड़ होगा। यदि थोड़ा बहुत कोई वृक्ष काटना पड़ जाए उसके लिए भी कह रहा है, उसके बदला में मैं फॉरेस्ट या जो भी कटेगा वो मैं लगवा दूंगा, तो आपको क्या दिक्कत है। और जो इन्वायरमेंटलिस्ट जो है ये कैंपेन चला रहे हैं, आप उनका लाइफ स्टाइल देखिए, देखिएगा कि वो बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहते हैं, वहां दर्जनों एसी, वो जो जिस कार में घूमते हैं वहां भी एसी लगा हुआ है। इन लोगों का कहना है कि ये एसी में मजा लेंगे, ये ऐश करेंगे और अपना चेहरा चमकाने के लिए इन्वायरमेंटलिस्ट इकोसिस्टम रखना स्टार्ट कर देंगे। अरे पहले आप खुद बिल्डिंग छोड़िए, ये एसी वाले महल जो है, एसी वाले कार, ये सब बंद कीजिए, किसी जंगल झाड़ में जाकर रहिए, उसके बाद इन्वायरमेंट चिल्लाइएगा। इनके बाल बच्चे बड़े बड़े बिल्डिंग में, बड़े बड़े स्कूलों में ऐश कर रहे हैं और इन्हें कह रहे हैं कि आप पेड़ के नीचे सूतिए, आपके लिए यही अच्छा है। और इनको ये भी शर्म नहीं आते हैं कि ये जो एसी में रहते हैं वो बहुत सारे O2 डुप्लीकेशन सब्सटेंस जो है रिलीज करती है, जिसके कारण ओजोन परत में बहुत सारे छिद्र हो रहे हैं। और ये जो इन्वायरमेंटलिस्ट बड़े बड़े बंगले और बिल्डिंग में रहते हैं, इसको भी बनाने के लिए वृक्ष की कटाई करनी पड़ती है। वहां भी बहुत सारे जीव, कीड़े मकोड़े, चिड़िया रहते हैं, तो उनका इकोसिस्टम भी खराब होता है। तो उस समय इनका ध्यान नहीं आता है, उनका सिर्फ ध्यान आता है भाई कि कहां पर हमारा चेहरा चमकना चाहिए, 4 गो जो है हमको लाइक मिले। पहले जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट जो है कैंपेन चला रहे हैं, उनका लाइफ स्टाइल, उनके बाल बच्चे, उनके बेटे बेटी का, वाइफ का देखिए, फिर उनसे पूछिए कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप ऐश करें या बाकी लोग ऐश ना करें। क्या लक्षद्वीप के लोगों को मॉडर्न लाइफ स्टाइल या मॉडर्न सुविधा, मॉडर्न हेल्थ केयर, मॉडर्न सर्विसेज, मॉडर्न शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए? इन लोगों से पूछिए। और इन सभी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सबसे बेसिक चीज होता है। और आपको यह बता दूं, लक्षद्वीप में सिर्फ 2 ही टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां जो है कार्य करती है, एक BSNL, भाई साहब नहीं लगेगा इनका, तो आप लोग जानते हैं सर्विस, इतना घटिया सर्विस कि लोग BSNL मोबाइल रखना ही बंद कर दिए। दूसरा जो है एयरटेल, और एयरटेल भी ओनली जो है सिर्फ 2 ही आइलैंड, जो 2 इनके बड़े आइलैंड हैं, वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पर ये अपने सर्विस देते हैं, वो भी फुल फ्लैश सर्विस नहीं, ये अपनी पूरी सुविधा नहीं देती हैं। क्या आइलैंड वासियों को एक अच्छा इंटरनेट सर्विस नहीं चाहिए? इन इन्वायरमेंटलिस्ट से पूछिए। और आप हमें यह बताइए, जो टूरिस्ट जाएंगे वहां झोपड़ी या नारियल के पेड़ या समुद्र का किनारा देखने जाएंगे, हमको ये ना बताइए। वो वहां जाएंगे, नेट सर्विस चाहिए, बहुत सारे वीडियो देखेंगे, वीडियो बनाएंगे, अब उनको मिलेगा ही नहीं तो वो किस लिए जाएंगे? नारियल के पेड़ गिनने थोड़े जाएंगे कि कितना नारियल के पेड़ वहां पर लगा हुआ है। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, लक्षद्वीप में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो डीजल जनरेटर के द्वारा होता है। बड़े बड़े डीजल जनरेटर जो है आइलैंड पर लगाए गए हैं, और इस डीजल जनरेटर से बहुत हैवी पॉल्यूशन होती है। क्या इन इन्वायरमेंटलिस्ट को पता नहीं है? वहां पर इनका इन्वायरमेंटल ज्ञान कहां जाता है? क्या आइलैंड वासियों का ग्रीन और क्लीन एनर्जी का अधिकार नहीं है?
क्या इन्हें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर या सोलर पावर नहीं दी जानी चाहिए? और आप जानते होंगे ये जो ग्रीन एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और सोलर पावर को लगाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना जरूरी है। यहाँ पर विंड एनर्जी के द्वारा भी बहुत ही अच्छा एनर्जी जनरेट किए जा सकते हैं और इसके लिए भी हेवी जो है कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है। तो उस समय इनका इन्वायरमेंट ज्ञान फेल हो जाता है। डीजल जनरेटर से इनको जो है पोल्यूशन नहीं दिखता है और जहां ये डेवलपमेंट का कार्य आया इनको जो है इन्वायरमेंट इशू देखने लगा, क्योंकि इन्हें लगता है कुछ माल पानी मिला है। और चौथा और सबसे प्रमुख कारण जिसके लिए लक्षद्वीप का डेवलपमेंट हर हाल में होना चाहिए वो है नेशनल सिक्योरिटी। हर भारतीयों का कर्तव्य है कि भारत की सुरक्षा सबसे ऊपर रहे। और आप सभी जानते हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस जो है इंडियन ओशियन में काफी बढ़ गया है। चाइना इंडिया के पास बसे श्रीलंका और जो मैंने अभी आपको दिखाया मालदीव, ये दोनों जगह काफी हैवी इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके कारण ये दोनों कंट्री जो है प्रो चाइनीज हो गए हैं। वो चाइनीज के पक्ष में ज्यादा झुके रहते हैं और चाइना जो है इंडिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। और आप यह भी जानते हैं चाइना जो है भारत माता का जन्मजात दुश्मन पाकिस्तान का बहुत बड़ा मित्र है। अर्थात यह जो घेरने की कोशिश है इसमें चाइना को तो फायदा है ही है, इसमें पाकिस्तान को भी बहुत फायदा है। और हमारा लक्षद्वीप जो है ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर सिचुएटेड है। ये हमारे लिए एयरफोर्स नेवल के लिए एक बहुत बड़ा बेस जो है, बहुत बड़ा नेवल कमांड या बहुत बड़ा एयरफोर्स का कमांड सेंटर यहाँ बैठाया जा सकता है। लेकिन जब यहाँ पर बैठाए जाएंगे तो फिर इन्वायरमेंटलिस्ट साहब जो है फिर यहाँ पर आ जाएंगे, ताकि किसी भी एडवर्स सिचुएशन में भारत का जो मेन लैंड है उसके पहले ही लक्षद्वीप से ये हमारे जो जहाज, नेवी तथा एयरफोर्स मेन लैंड पहुंचने से पहले ही यह इन्हें रोक लेंगे और इससे चाइना का बढ़ता इन्फ्लुएंस जो है उसको जो है आसानी से अरेबियन सी में हम लोग काउंटर कर सकते हैं। आप यहां मैप में देख सकते हैं कि चाइना ने श्रीलंका तथा ये मालदीव को अपने पक्ष में ले लिया है और यह इंडिया के काफी नजदीक है। और इसको काउंटर करने के लिए ये जो हमारा लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप का डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जो है बहुत बड़े बड़े आर्मी, नेवल तथा एयरफोर्स के बेस बनाए जा सकते हैं और इनको बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य करना होगा। और जब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य होगा तो फिर ये जितने साहब जो कैंपेन चला रहे हैं वो सब सेव लक्षद्वीप चिल्लाना स्टार्ट कर देंगे और ये चाइना वाले और पाकिस्तान वाले यहाँ पर बम फोड़ के चले जाएंगे। फिर आप अपना इकोसिस्टम सेव लक्षद्वीप करते रहिएगा, न रहेगा बांसा नोट बजेगा बांसुरी। इसीलिए यहाँ पर हर हाल में डेवलपमेंट होना ही चाहिए। और मैं पहले बता चुका हूं यहाँ पर एक बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है, इस पर जो है मैक्सिमम जो है बहुत ही मीडियम साइज जो है एयरक्राफ्ट उतरते हैं, जिसमें मैक्सिमम 40 से 70 पैसेंजर जो है इसमें बैठ सकते हैं। आप सोच सकते हैं इससे न तो टूरिस्ट आ रहे हैं और न ही जो है कभी विशेष परिस्थिति पड़ने पर आर्मी तथा एयरफोर्स द्वारा यूज हो सकता है। अतः ये जो बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है ये इंडिया के लिए बहुत ही जबरदस्त काम कर सकता है। लोग बहुत सारे कंट्री तो एक छोटे छोटे आइलैंड होते हैं वहां पर समझौता कर करके अपना जो है बेस बनाते हैं, आर्मी बेस, नेवल बेस, और इंडिया का अपना आइलैंड होते हुए भी यहाँ पर नहीं बन पा रहा है क्योंकि यहाँ पर सेव लक्षद्वीप कैंपेन वाले लोग रहते हैं। और मैं आपको बता दूं जब 2008 में मुंबई ब्लास्ट हुआ था उसकी इंक्वायरी में टेररिस्ट ने कहा था कि हम लोग जो है प्लानिंग कर रहे हैं लक्षद्वीप में बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक करने का, अर्थात लक्षद्वीप में टेररिस्टों का कुछ न कुछ यहाँ पर लिंक है। और अभी लक्षद्वीप के आसपास बड़े पैमाने पर ड्रग माफिया जो हैं और आर्म सप्लायर यहाँ पर एक्टिव हैं। ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का ये न्यूज है, 18 मार्च को एक श्रीलंकन बोट को पकड़ा गया है लक्षद्वीप आइलैंड के पास। लक्षद्वीप में एक मिनी क्वाई आइलैंड है उसके पास पकड़ा गया है, उसमें से 300 केजी हीरोइन जिसका इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 3000 करोड़ है और 5 AK-47 राइफल एलॉन्ग विथ 1000 लाइव राउंड बुलेट, मतलब 5 AK-47 राइफल और 1000 बुलेट भी उसमें से मिला है। अब ये बताइए ये एक छोटे मोटे क्राइमर का काम है कि ये बहुत बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका काम है। और मैं अभी आपको समझा रहा था मैप से कि चाइना ने श्रीलंका और मालदीव को अपने पक्ष में कर इंडिया को घेर लिया है और चाइना का परम मित्र जो अभी के डेट में पाकिस्तान है जो भारत का जन्मजात दुश्मन है। अर्थात इन सभी लोगों ने मिलजुल कर लक्षद्वीप में बहुत बड़ा जो है कोई कारनामा करने का अपना प्लानिंग बनाया हुआ है और यह 2008 के मुंबई ब्लास्ट के इंक्वायरी में भी निकला था। और ये भी बता दूं कि उसी महीने में 5 मार्च 2021 को एक और जो है श्रीलंकन बोट को
लक्षद्वीप सी में मिनिकॉय आइलैंड के पास, अर्थात लक्षद्वीप का जो मिनिकॉय आइलैंड है वहां पर 200 केजी हीरोइन जो है अथवा 60 केजी हशीश पकड़ा गया है। 200 केजी हीरोइन मतलब 2000 करोड़ और 60 केजी हशीश भी पकड़ा गया है। पता नहीं इसका कीमत कितना है। और नवंबर लास्ट ईयर में कोस्ट गार्ड ने एक श्रीलंकन बोट पकड़ा था जिसमें 120 केजी नारकोटिक ड्रग्स था जो लगभग 1000 करोड़ कीमत पड़ता था और उसमें 5 वीपन भी थे। ये पिछले 1 सालों में उस अरेबियन सी के आसपास केरला तक, कन्याकुमारी तथा ये जो लक्षद्वीप का जो एरिया है वहां से करीब 1.6 टन नारकोटिक्स जो है वो कैच किए हैं कोस्ट गार्ड और नेवी ने, जिसकी मार्केट में कीमत 4900 करोड़ है। और पता नहीं कितने जो है निकल गए और पकड़े नहीं गए। अर्थात आप यहाँ देख सकते हैं लक्षद्वीप के आसपास ये बहुत बड़ा जो है माफिया गैंग एक्टिव है। और इसी को देखते हुए प्रफुल्ल पटेल ने प्रिवेंटेशन ऑफ एंटी सोशल एक्ट, जिसे लोग गुंडा एक्ट भी कहते हैं, लागू किया। अब यहाँ भी प्रोपेगेंडा चला दिया गया कि सेव लक्षद्वीप कैंपेन चला रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए जो प्रोटेस्ट करेंगे उन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा, इसीलिए जो है वह गुंडा एक्ट लाया गया है। ये सारे लोग जो हैं एक तरह माफियाओं का मदद कर रहे हैं। उन्हें भारत की सिक्योरिटी से कुछ लेना देना है नहीं, वो पैसा के खातिर कुछ भी जो है अपना प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं। और लोग कह रहे हैं लक्षद्वीप में क्राइम बहुत कम है। आइए हम देखते हैं लक्षद्वीप में क्राइम का क्या स्टेटस है। 13 केसेस जो हैं लीकर तथा ड्रग रिलेटेड केसेज हैं। अब ये बताइए, लीकर तो छोड़ दीजिए, ड्रग रिलेटेड केसेज जो हैं ये कोई छोटा मोटा केस है? पहले ये बताइए। दूसरा चीज ये बताइए, जहां यदि बाय द वे क्राइम कम हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर रूल रेगुलेशन न बनाया जाए। जब वहां पर बहुत बड़ा क्राइम हो जाएगा तो अभी आप रूल रेगुलेशन बनाइएगा। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। बहुत बड़े बड़े माफिया जो यहाँ इन्वॉल्व हैं उनको रोकने के लिए गुंडा एक्ट बनाया गया है, जिसे एंटी सोशल एक्टिविटी रेगुलेशन एक्ट बोलते हैं। और यह जानकर आपको हैरानी होगी, एक न्यूज आर्टिकल है उसमें भी दिया हुआ है कि बहुत सारे लक्षद्वीप का जो केस हैं, जो क्राइम होते हैं वो वहीं पर सेटल कर दिए जाते हैं, वो रिपोर्ट ही नहीं किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े केस जो हैं जो होते हैं, वो कुछ केस जो हैं वो कभी कभी केरला में भी लॉन्च किया जाता है और वहां शिफ्ट कर दिया जाता है। इसके कारण भी क्राइम रिपोर्ट जो है वहां पर कम है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप गूगल पर भी सर्च मार के देख सकते हैं, एशियन नेट न्यूजेबल का ये आर्टिकल है। ये कहता है लक्षद्वीप में लोएस्ट क्राइम रेट है। ये सही नहीं है, ये जो है रियल पिक्चर नहीं दिखा रहा है। लक्षद्वीप में बहुत सारे जो मोस्ट ऑफ द केसेज है वो वहीं पर सेटल कर दिया जाता है। दूसरा चीज ये कह रहा है कि ये जो यूनियन टेरिटरी है अर्थात लक्षद्वीप है, उसके पास कोई ऐसा जो है प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे चाइल्ड प्रोटेक्शन और चाइल्ड वेलफेयर के लिए कोई एक्शन या कोई प्लानिंग कर सके, इसलिए इसका भी रिपोर्टिंग नहीं होता है। और यह जो है CIF यूनिट ने ये सारा जो है रिपोर्ट दिया था। और मैं आपको बता दूं, ये जो CIF यूनिट है जिसका पूरा नाम है चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन, और ये कहीं का नहीं केरला तथा तमिलनाडु के ऑफिशियल के द्वारा बनाया गया है। ये इनका रिपोर्ट है। CIF कहता है यहाँ क्राइम का रिपोर्टिंग बहुत कम होता है, एक्चुअल में क्राइम ज्यादा होता है, इसीलिए रिकॉर्ड में क्राइम कम दिखता है। और यहाँ देख सकते हैं CIF ने जनवरी में बहुत सारे केस जो है चाइल्ड अब्यूज का उजागर किए थे जो अनरिपोर्टेड थे। अर्थात जो ये क्राइम रिकॉर्ड जो दिखाता है वह एक्चुअल पिक्चर नहीं दिखा रहा है लक्षद्वीप का। बहुत सारे क्राइम जो है वहीं पर सेटल कर दिए जाते हैं। अर्थात अब आप समझ गए होंगे एंटी सोशल जो प्रिवेंटेशन एक्ट है वो लाना जो है जरूरी था लक्षद्वीप के लिए। अब आइए हम बात करते हैं लक्षद्वीप के लक्ष्य ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। यदि आपको लक्षद्वीप जाना है तो सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप यहां से कोचीन आइए और कोचीन के थ्रू जो है लक्षद्वीप के किसी भी आइलैंड पर जा सकते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैंगलोर से यह दूरी अप्रॉक्स जो है 100 किलोमीटर घट जाती है, लेकिन फिर भी मैंगलोर से कोई भी विशेष सुविधा यहाँ नहीं है। यहाँ पर मैक्सिमम जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है सी के द्वारा होता है, चाहे कार्गो हो या पैसेंजर हो, और उसके लिए आपको कोचीन आना होगा। कोची से बहुत सारे जो है पानी के जहाज जो है लक्षद्वीप के लिए आते जाते हैं। अब हमें यह बताइए कि हाल ही में यहाँ पर यह व्यवस्था कर दी गई है कि अब जो है सिर्फ कोचीन पर डिपेंड मत रहिए, अब जो है यहाँ मैंगलोर से भी आ जा सकते हैं। अब देखिए इससे 2 फायदा होगा। एक तो आपका फ्यूल जो है कम लगेगा, फ्यूल कम लगेगा तो आपका पॉल्यूशन कम होगा। दूसरा फायदा यह होगा कि आपका कॉस्ट कटिंग होगा, इसके कारण जो है बहुत सारे जो वस्तुओं की कीमत है उसमें कमी आएगी। तीसरा फायदा यह होगा कि यहाँ पर बहुत समय की बचत होगी, समय की बचत होगी जिससे आवागमन जो है आसानी से किया जा सकता है। यदि ये 100 किलोमीटर डिस्टेंस बाई सी घट जाए तो हम समझते हैं कि करीब करीब जो है 10 घंटे जो है यहाँ पर कम समय लगेगा।
अब यहाँ पर जैसे ही यूनियन टेरिटरी के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे प्रफुल्ल पटेल ने घोषणा की, तो यहाँ जो है केरला वाले लोग कहने लगे कर्नाटक में भाजपा की सरकार है तो आप जो है यहाँ पर जो है राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, यहाँ राजनीति करने की क्या बात है, यहाँ तो दिमाग लगाने की है। पहला चीज कि कर्नाटक में अभी भाजपा की सरकार है, ये गारंटी नहीं है कि ऑल टाइम रहेगा। दूसरा चीज कि इससे हमें बहुत फायदा मिलेगा। अब यहाँ पर केरला को क्या लग रहा है कि पहले जो भी यहाँ पर जाते थे लक्षद्वीप में, वो पहले तो आते थे कि भाई आप आइए यहाँ कोचिन में, इससे यहाँ रहिए खाइए पीजिए, हमको कुछ मिलता था। यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर हैं, वो भी जो है अपना जो है शिप चलाते हैं, उससे उनको फायदा होता था। अब जो है यहाँ से मंगलोर चलना स्टार्ट हो जाएगा, मंगलोर से चलने लगेगा तो यहाँ से जो ट्रैफिक था ये जो शिफ्ट होके बहुत सारे ट्रैफिक मंगलोर चले जाएंगे। तो इनको जो है सिर्फ अपना जो है आर्थिक लाभ दिख रहा है, इसके सिवा और कुछ नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर क्या फायदा होगा, देखिए ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो जिससे टूरिस्ट को यदि कोई आना चाहेंगे तो टाइम कम लगेगा। दूसरा चीज है कॉस्ट कटिंग, कीमत कम लगेगा तो जिससे बहुत सारे जो है वस्तुओं की कीमत कम होगी। यहाँ पर सब्जी जो है फल सब्जियां न के बराबर होती है और यह मेन लैंड से जहाजों के द्वारा यहाँ पहुंचता है, जिससे जो है इसका रेट जो है काफी हाई होता है। अब टाइम कम लगेगा, फ्यूल खर्चा कम लगेगा तो रेट भी डाउन होगा। तीसरा फायदा क्या होगा स्ट्रेटेजिक लोकेशन का, यदि बाय द वे इस एरिया में कुछ दिक्कत हुआ, टेररिस्ट अटैक या कुछ भी ऐसा दिक्कत हुआ, तो यहाँ तो ये पूरा कट ऑफ हो जाएगा, ये एरिया जो है ये पूरा कट ऑफ हो जाएगा। अब दूसरा सेकेंडरी हमारे पास ऑप्शन रहेगा तो मंगलौर से हम लोग आसानी से आ जा सकते हैं। तो इन्हें जो है यह नहीं सोचता है, ये सिर्फ अपना जो है राजनीतिक प्रोपेगेंडा जो है चलाते हैं और लोगों को जो बताना चाहिए वो बताते हैं नहीं। तो इन ट्रांसपोर्टेशन को दिक्कत को खत्म करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना जरूरी है। इधर कुछ आइलैंड है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए और यहाँ मैंगलोर के पास जो पोर्ट है वहां पर तो ऑलरेडी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, वे शुरू कर दिया जाए तो यहाँ फायदा होगा। हाँ, यहाँ जरूर है कि केरला वाले जो मजा मार रहे हैं, ये जो समझ रहे हैं लक्षद्वीप जो है हमारी बाप की बपौती है, ये बपौती जो है खत्म हो जाएगी। और जितने भी यहाँ लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस हैं उनको ये चीज नहीं दिखता है, इनको सिर्फ यह देखना है कि कैसे मोदी का विरोध किया जाए। अब देखिए यूनियन टेरिटरी में एक नया जो है पंचायत रेगुलेशन लागू किया गया है। इसके तहत दो इंपॉर्टेंट चीज रखे गए हैं। एक जो है जिनके भी 2 से अधिक बच्चे हैं वो पंचायत इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। दूसरा जो है पंचायत इलेक्शन में 50% वोवन की रिजर्वेशन कर दी गई है। अब इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ राजनीति करने के लिए दो बच्चे रख के रखे हैं। ये कह रहे हैं कि ये भाजपा का जो है भगवा एजेंडा लागू किया जा रहा है। हम आपको बता दें पंचायत वाले रूल रेगुलेशन मेनलैंड में मोस्ट ऑफ बहुत सारे जो स्टेट है उसमें लागू है। जिनके 2 बच्चे हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, असम, ये सभी जगह जो है बहुत सारे स्टेट में 2 चाइल्ड पॉलिसी पंचायत इलेक्शन में ऑलरेडी अप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर जो है राजनीति करने के लिए कुछ बचा नहीं है। लोग यहाँ तर्क दे रहे हैं यहाँ का पॉपुलेशन 65,000 है, अब इतने कम पॉपुलेशन के लिए यहाँ जो है ये पंचायत रेगुलेशन में 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने की क्या जरूरत है। अरे भाई पॉपुलेशन तो कम है लेकिन आपके लिए रहने के लिए जगह भी कम है। यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी जो है 2200 के आसपास है और यदि जो है रहने योग्य भूमि हम निकालें तो यहाँ पर केवल जो है 10 किलोमीटर स्क्वायर ऐसा एरिया है जहां पर लोग रह सकते हैं। उसके हिसाब से वर्तमान में यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी 7,000 के आसपास होगा। अभी ओवरलोडिंग बहुत हो गया है, अब यहाँ पर जो है इसको रोक लगना ही चाहिए, ये तो फैक्चुअल बात है। अब यहाँ ओवर क्राउडेड करके फिर कहिए कि भाई अब इसको एक्सपोर्ट करो, मेनलैंड में एक्सपोर्ट करो। अब उस समय इन लोगों का कल्चर जो है खतरा में नहीं पड़ेगा कि जब बहुत सारे पॉपुलेशन आ जाएंगे तो जब इधर उधर सेटलमेंट करना होगा तब इन लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। ये सारे तर्कहीन जो लॉजिक जो है देते हैं और प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। और मैं आपको बता दूं इसका विरोध इसलिए हो रहा है कि बहुत सारे लक्षद्वीप में जो पॉपुलर नेता हैं उनके 2 से अधिक बच्चे हैं। खासकर जो अभी एमपी हैं वो भी काफी यंग हैं, अप्रॉक्स 40 वर्ष उम्र है, इनके भी 4 बच्चे हैं। जब ये खुद 4 बच्चे रखेंगे तो विरोध करेंगे ही। ये पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए और बहुत लोग कहते हैं कि एमपी एमएलए के जो इलेक्शन है उसमें भी लागू होना चाहिए, हम इसका भी समर्थन करते हैं। अब इसमें लोग कहेंगे कि उसमें क्यों नहीं कर रहे हैं। अरे भाई जहां से शुरू हुआ कम से कम हुआ तो सही, धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। अब एक लोग चोरी करेंगे तो ऐसा थोड़े कहेंगे कि हम सब मिलकर चोरियां करेंगे। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि मालदीव जो है लक्षद्वीप के समान ही होते हुए भी यहाँ भी मुस्लिम है वहां भी मुस्लिम है, यहाँ भी डेमोग्राफिक और जियोग्राफिक लोकेशन लगभग सेम ही है और लक्षद्वीप का भी सेम ही है। यहाँ जो है जीडीपी 4.5 बिलियन डॉलर से भी ऊपर है और लक्षद्वीप का 2004 के हिसाब से, अभी का मेरे को डाटा नहीं मिल पाया, मात्र जो है 44 मिलियन डॉलर है। यदि हम जीडीपी का एनुअल ग्रोथ 7% पर ईयर माने तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 2020 में यह
करीब 130 मिलियन डॉलर जो है होगा। यह केवल मालदीव का 2.8% के आसपास आता है, अर्थात मालदीव के जीडीपी का ओनली 2.8% रह जाएगा। जबकि लक्षद्वीप जो है भारत जैसे बड़े कंट्री से संबंध रखता है, फिर भी जो है यह बहुत पीछे है। मालदीव का जीडीपी का 28% जो है सिर्फ टूरिस्ट से आता है, जो फॉरेनर टूरिस्ट हैं उनके द्वारा यह कंट्रीब्यूट होता है। और सरकार जो टैक्स लेती है उसका 90% जो है इंपोर्ट तथा टूरिस्ट पर लगाए गए टैक्स जो है उसके द्वारा जो है उसका 90% हिस्सा कलेक्ट किया जाता है। अर्थात आप समझ सकते हैं लक्षद्वीप में टूरिज्म का कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है अवेलेबल है। और लोगों को अभी तक यह समझ में नहीं आया कि इनका जो झोपड़ी या नारियल का खाली पेड़ है ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट कीजिए, वो सुविधा दीजिए, तभी लोग यहाँ पर आएंगे, नहीं तो नारियल के झोपड़ी के नीचे बैठिए या गाना गाइए। और ये देखिए द क्विंट का रिपोर्ट है, टू चाइल्ड पॉलिसी के कारण जो है बहुत सारे जो है अनसेफ एबॉर्शन किए जा रहे हैं। बहुत सारे आदमी जो है डाइवोर्स दे रहे हैं अपनी वाइफ को, जिससे वह इलेक्शन लड़ सके। और बच्चे जो है दूसरे को एडॉप्ट करने के लिए दे रहे हैं। इन लोगों को पावर और पैसा का ऐसा भूत सवार है जिसके कारण जो है वो अपने फैमिली और बच्चे को समझ ही नहीं रहे हैं। तो वो लक्षद्वीप वालों को क्या समझेंगे? लक्षद्वीप के आम नागरिक की भलाई या सोच ही नहीं सकते हैं, जो अपने बच्चे अपनी वाइफ को पैसे और पावर के लिए त्याग कर दे रहे हैं। और वो जो है सेव लक्षद्वीप कैंपेन चलाते हैं। आप इनका नेचर समझ सकते हैं। और कहने के लिए कि भाई इनका लिटरेसी 92% है, बहुत शिक्षित है। ऐसे शिक्षा का क्या करिएगा भाई साहब, ये बताइए। जो है पैसा और पावर के फेर में अपने बच्चे को, अपने बीवी को त्याग दे रहे हैं। अब तो हम कह सकते हैं ये जो सेव लक्षद्वीप जो है यह एक प्रोपेगेंडा है। अब इसमें एक एक्ट और रहा है जो बाकी रह गया, वह है पशु संरक्षण कानून। अब एनिमल प्रिवेंटेशन एक्ट के तहत गाय, बैल और जो भी पशु दूध देते हैं या उनका यूज एग्रीकल्चर पर्पज से या ब्रीडिंग के लिए, अर्थात उनकी नस्ल को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, उन सभी को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अरे भाई इसके लिए बहुत हाई तबाह क्यों मचा रहे हैं? ऑलमोस्ट 28 में से 20 स्टेट में किसी न किसी फॉर्म में यह रूल जो है लागू है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे रूल का समर्थन किया था। आप जाके पिछला जो है जजमेंट बहुत सारे देख सकते हैं। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि यह मुस्लिम बहुल एरिया है, यह इनका जो है बीफ जो है प्रमुख भोजन है। अरे भाई यहाँ जो है सिर्फ गाय और बैल को मारने के लिए मना है, या जो भी पशु दूध देते हैं या एग्रीकल्चर में काम आ सकते हैं उनको मारना मना है। बाकी आप खाइए ना, बाकी सबके लिए तो आपके लिए छूट है ही, आप मारिए खाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रही बात आपकी गाय बैल की, तो आप कहते हैं यह मुस्लिम बहुल एरिया है, हमें चाहिए ही चाहिए। और यहाँ जो 4% नॉन मुस्लिम लोग रहते हैं उनको जो है तो ठेस पहुंचेगा। साथ ही साथ जो मेन लैंड में बहुत सारे हिंदुज्म, जैनिज्म, सिखिज्म है उनको भी ठेस पहुंचेगा। तो आप जो है एक चीज का त्याग नहीं कर सकते हैं। भारत में त्याग जो है एक बहुत बड़ा धर्म है। आप एक एग्जाम्पल सेट कीजिए कि हाँ भाई हम जो है आपस में मिलजुल कर आते हैं, चलो हम गाय और बैल का मीट नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा। आप एक पूरी दुनिया को एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। अब बहुत लोग तर्क अभी देते हैं कि आदिकाल से मानव जो है बफलो गाय का मीट खाता आ रहा है। भाई आदिकाल से खाता आ रहा है, लेकिन आदिकाल में मनुष्य जो है गुफा में रहते थे, कच्चे कंदमूल खाते थे। आप भी जाइए गुफा में रहिए, कच्चे कंदमूल खाइए। तो यहाँ आपको कार, एसी, नेट क्यों चाहिए? आप इसका भी त्याग दीजिए, आप गाय भैंस खाइए ना, कौन मना कर रहा है। दूसरा चीज कि जो गाय भैंस है इससे जो है हमारे यहाँ लोग जो है एक परिवार के सदस्य की तरह लगाव होता है। आप जो है जिस प्रकार देखे होंगे टाउन में जब कुत्ता उत्ता पोसते हैं उन्हें वह परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं। यदि आप उन पर किसी तरह का अटैक या कोई मारिएगा तो उनसे जो है बहुत सारे झगड़े हो सकते हैं और आप पर केस भी कर सकते हैं। तो जो बहुत सारे गाय पोसते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं, यदि उन्हें मारिएगा तो बहुत लोगों को ठेस पहुंचता है। तो आप ऐसा ठेस क्यों पहुंचाना चाह रहे हैं? आप एक चीज को त्याग दीजिए, बाकी नॉनवेज बहुत सारा चीज पड़ा हुआ है, खाइए आप फुल ले, कौन मना करने वाला है। अब फालतू में इसको राजनीतिक रूप दे रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट में है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए समर्थन किया है कि भाई ये होना चाहिए। तो आप ये फालतू का बिना मतलब वाला घनचक्कर नहीं फैलाइए। और बहुत लोग तर्क यह भी देते हैं कि इंडिया जो है बीफ का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। हाँ बिल्कुल बात सही है, इंडिया जो है बीफ का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। मैं आपको बता दूं बीफ का मतलब सिर्फ काऊ मीट नहीं होता है, बीफ का मतलब जो है बफेलो मीट भी होता है। इंडिया जो है बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है बफेलो मीट का। यहाँ पर बीफ कहने का मीनिंग होता है बफेलो मीट, न कि काऊ मीट। अब ये देखिए बहुत सारे नेता जो हैं इन लोगों को दर्द हो रहा है भाई कि लक्षद्वीप को बर्बाद किया जा रहा है। आप लोग जानते होंगे जब आर्टिकल 370 हटा होगा तो किनको किनको दर्द हुआ होगा। ये देखिए ये सर हैं अब्दुल्ला साहब,
और ये मुफ्ती जी के और ये गिलानी, इन लोगों के बहुत दुख हुआ था, क्योंकि इन लोगों का अपना जो है स्वार्थ इसमें छिपा था। इसी तरह इन लोगों का अपना स्वार्थ यहाँ छिपा है। और ये देखिए प्रियंका वाड्रा, ये तो अपना कल्चर बता ना सकी, ये कॉकटेल कल्चर में अपने रहती हैं और दूसरे को कह रही है कि कल्चर बर्बाद कर रहा है। ये खुद जो है अपने बहुत ही विवादित व्यक्ति जिस पर बहुत सारे फाइनेंशियल स्कैम का केस है, उनसे शादी कर लिए और उन जैसे लोगों इन्हें बहुत पसंद है और ये कहते हैं कि हम देश की सेवा करेंगे। आप क्या सेवा कीजिएगा, आप क्या कैंपेन लगाइएगा। ये दोनों जो है अरबों कमा लिए, अब कहते हैं लक्षद्वीप वाला को कि तुम लोग को कमाने नहीं देंगे, डेवलप नहीं करने देंगे, तुम लोग जंगल में ही रहो, हम आएंगे कार से घूमने एसी वाले और कहेंगे बाय बाय टाटा। तो इन लोग जो है इनको कहते हैं कि हम तुम लोग को चिढ़ाएंगे, हम इन लोग अपने ऐश करेंगे और उन लोगों को कहेंगे जंगल में रहिए। हम आपको बता दें प्रियंका वाड्रा के पास अप्रॉक्स जो है 450 करोड़ की संपत्ति है और ये जो वाड्रा साहेब हैं, रॉबर्ट वाड्रा जो लूट के रखे हैं, इनके पास अप्रॉक्स 8000 करोड़ की संपत्ति है। मैंने जो है एक न्यूज कटिंग के द्वारा ये जो है लिया है। ये देखिए इनकी संपत्ति जो है अराउंड 2.1 बिलियन डॉलर है। यदि इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो अराउंड 8000 करोड़ जो है अभी के डेट में आएगा। और ये मैडम है, इनकी संपत्ति जो है 450 करोड़ के आसपास है। ये अपने तो बड़े बड़े बिल्डिंग में रहते हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का मजा लेते हैं, इनको कह रहे हैं कि भाई तुम लोग रहो झोपड़ी में। ये जो है लक्षद्वीप के एमपी साहब हैं। अब इनका हम बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन आपको देते हैं। ये एमपी साहब जो है सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप तो सभी जानते होंगे सारे नेता सोशल एक्टिविस्ट होते हैं। चलिए बढ़िया बात है। ये बिजनेस एडवाइजर भी हैं। अब इनको यह पता नहीं चल रहा है कि बिजनेस जो है नारियल के पेड़ पर बैठने से नहीं होता है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना होता है। ये जब इलेक्शन लड़े थे तो यहाँ वादा किए थे कि टूरिज्म बढ़ेगा, यहाँ हेल्थ सेक्टर बढ़ेगा, यहाँ मॉडर्न एजुकेशन आएगा, यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाएगा, जॉब क्रिएट किया जाएगा, लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ाया जाएगा। और ये सेकेंड टर्म एमपी है। और मैंने आपको बताया कि क्या हुआ भाई, टूरिज्म में सिर्फ 7000 टूरिस्ट आते हैं, जिसमें इंक्लूडिंग इंडियन, और अप्रॉक्स 500 जो है फॉरेनर आते हैं। अब इनसे पूछिए, ये सेकेंड टर्म जो है एमपी हैं, 2014 से एमपी हैं, ये क्या किए। और ये इनके जो है 4 बच्चे खुद हैं। तब चलिए भाई, इनका तो कर्तव्य बनता है कि पंचायत वाले जो रेगुलेशन उनका विरोध करे। अब इनको ये पता नहीं चल रहा है, ये कैसे बिजनेस एडवाइजर हैं, कि जॉब कैसे क्रिएट होगा, टूरिज्म सेक्टर कैसे क्रिएट होगा। इसके लिए भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैठाना होगा। आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिएगा तभी ना बनेगा। आप सेव लक्षद्वीप कैंपेन चलाने चलते हैं। मतलब जो है यह लोगों को मूर्ख बना के अपने ऐश कर रहे हैं। अपने तो एसी में बैठ के घूम रहे होंगे दिल्ली या फ्रांस, ये जो है दूसरे को अपना नारियल के पेड़ पर छोड़ दिया ऐश करेगा। ये जो है केरला के सीएम साहब हैं, जिनका इंट्रोडक्शन मैं पहले दे चुका हूं। ये अपने आप को बहुत बड़े पाक साफ मानते हैं, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो है इनकी बिटिया हैं और इनके पास जो है एक बहुत बड़ा नेटवर्थ है और इनका बहुत बड़ा जो है स्कैंडल में भी नाम रहा है। बहुत सारे जो है इलीगल ट्रांजैक्शन कंपनी के थ्रू टेंडर दिवाने में नाम रहा है। भले ही वह प्रूफ न हो, लेकिन यह कोई पाक साफ नहीं है। और इनके बेटे जो है यह खुद लंदन से पढ़े हैं, इंग्लैंड में। आप ये बताइए कि अब लक्षद्वीप के लोग जो है लंदन कैसे पढ़ेंगे? मछली मारकर तो लंदन नहीं पढ़ सकते हैं। इन लोग चाहते हैं कि लक्षद्वीप में आप मछली मारिए, हमको टूना फिश खिलाइए, हम जो है लंदन घूमेंगे और वहां अपने बाल बच्चे को पढ़ाएंगे। आजकल बहुत चर्चे में चल रहे हैं मलयाली एक्टर हैं पृथ्वीराज सुकुमारन। इनको जो है बहुत खतरा है कि लक्षद्वीप का लोगों पर बहुत अत्याचार किया जा रहा है, वहां का इकोसिस्टम, वहां का कल्चर को बर्बाद किया जा रहा है। अब आप जान लीजिए कि ये जो सुकुमारन साहब हैं, इनके पास पोर्स, ऑडी, बीएमडब्ल्यू जैसे लग्जरी गाड़ियां में घूमते हैं। अब बताइए, इनसे पूछिए कि इनका इकोसिस्टम जो है बर्बाद नहीं कर रहे हैं आप घूम घूम के? ये बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहते हैं, उस समय इनका इकोसिस्टम क्या होता है? ये जो है अपने बड़े बड़े गाड़ियों से आप पैसा लेकर लक्षद्वीप जाते हैं और लोगों को चिढ़ाते हैं कि हम कितने पैसे वाले हैं। इनको डर है कि लक्षद्वीप वाले यदि पैसा कमा लेंगे तो फिर हमें वैल्यू देंगे। और यह सेव जो है कैंपेन चला रहे हैं, सेव लक्षद्वीप कैंपेन। खुद तो माल बटोर लिए और दूसरों को यह माल बटोरने नहीं दे रहे हैं। और भाई आपका काम है एक्टिंग करना, डेवलपमेंट कैसे होता है ये आपको नहीं आता है। अब इसमें आप मत कूदिए। अब कोई आपको बताने लगे कि एक्टिंग ऐसे किया जाता है तो आपको कैसा लगेगा? और इनका जो है दोहा में बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी चलते हैं। आप जो है नेट से गूगल पर सर्च कर सकते हैं। इन साहेब से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि लक्षद्वीप को जो है मालदीव बनाने के लिए आप प्रयास कीजिए। ये जो झूठ मूठ का जो प्रोपेगेंडा वाला वीडियो जो चलवाते हैं कि सेव लक्षद्वीप मत कीजिए। यदि आपको सेव लक्षद्वीप करना है तो ये सब चीज बेच बाच के वही नारियल के पेड़ तरफ जाइए, तो अब हम आपका भी समर्थन करेंगे। सही में हमको सेव लक्षद्वीप करना चाहिए। और ये जो है सिक्के विनीत नाम के एक फुटबॉलर हैं, इनको भी बहुत दुख हो रहा है कि भाई लक्षद्वीप को बर्बाद किया जा रहा है।
तो इनको बता दें कि ये जो आप फुटबॉल के ग्राउंड में खेल रहे हैं, ये भी जो है बहुत बड़े जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। यहाँ बहुत सारे पेड़, बहुत सारे इकोसिस्टम को बर्बाद किया गया है, तब ये फुटबॉल स्टेडियम बना है। और आपके फुटबॉल खेलने के लिए देश का बहुत पैसा लगा है, और यह नहीं चाहते हैं कि कोई लक्षद्वीप वाले फुटबॉलर बने, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट का काम होगा तो स्टेडियम, फुटबॉल, क्रिकेट उर्केट सबकी व्यवस्था होगी। तो भाई इनको डर है कि ऐसा ना कि लक्षद्वीप के कोई बहुत बढ़िया फुटबॉलर बन जाए तो हमारा फंड फॉलोइंग जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये अपने देखिए पैसा कमा के लक्षद्वीप में जाके ये ट्वीट करते हैं और वहां जाके अंडर वाटर ऐश करते हैं और लोगों को चिढ़ाते हैं, देखिए हम जो है पैसा इतना है, हम मजा कर रहे हैं। और लक्षद्वीप में जाके नारियल के पेड़ पर जाके किसी को 2-4 हजार रुपया दे देते हैं, कहते हैं भाई लो हम बहुत बड़ा एहसान कर दिए हैं। अरे भैया लक्षद्वीप में भी 1-2 स्टेडियम बनने दीजिए, वहां कुछ डेवलपमेंट होने दीजिए, उसके बाद आप भी जाके वहां खेल लीजिएगा। और ये कांग्रेस का युवराज है, इनके बारे में तो सब लोग जानते हैं। पप्पू भैया आपको मेरे तरफ से बहुत बड़ा नमस्कार। आपके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आपके बारे में सब कुछ बहुत लोग जानते हैं। आप जो है बहुत बड़े यूनिवर्सिटी से बहुत बड़े बड़े पढ़ाई पढ़ के आए हैं। आपने 70 साल में इतना डेवलपमेंट किया कि अभी भी वो ट्राइब के ट्राइब ही हैं। उनको अभी इतना तक समझ में नहीं आता है कि क्या सही है मेरे लिए और क्या अच्छा है। इंडिया जो है 70 साल में चंद्रमा और मार्स पर पहुंच रहा है, आप उनको ट्राइब के ट्राइब ही रख दिए हैं। आप जो यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं ना, उसी यूनिवर्सिटी का परिणाम है यह लक्षद्वीप का अभी का सिचुएशन। जो भी सेव लक्षद्वीप कैंपेन चला रहे हैं, उन सभी लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि क्या लक्षद्वीप वाले को मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, अच्छे घर, अच्छे इंटरनेट सेवा, अच्छे मेडिकल सुविधा, इन सभी का अधिकार उन्हें है या नहीं है? या उन्हें सिर्फ जो है जंगल में भटकते और उसी तरफ मछली मारिए, जिंदगी अपना जीजिए, उसी तरह छोड़ देना चाहते हैं आप लोग? क्या उन्हें कोई स्टेबल जॉब, एक अच्छी इलेक्ट्रिसिटी और क्लीन इलेक्ट्रिसिटी, अच्छी इंटरनेट सेवा का अधिकार उन्हें नहीं मिलना चाहिए? लक्षद्वीप कैंपेन चलाने वालों से यह मैं पूछता हूं, और ये जवाब जो है बाकी सभी लोगों को देना चाहिए। इन लोगों का सिर्फ एक ही मुद्दा होता है, कुछ भी हो मोदी गवर्नमेंट का विरोध करो। अरे भाई जो मोदी गवर्नमेंट का विरोध करना है तो पहले देख लीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। अभी तक जो भी डाटा और एनालिसिस किए हैं उससे हमें लगता है कि प्रफुल्ल पटेल द्वारा लिया गया जो भी डिसीजन है और जो भी पॉलिसी मेकिंग है वो गलत नहीं है। और आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। हाँ, एक पॉइंट मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, जो कोविड-19 के चलते जो बहुत टाइट रूल एंड रेगुलेशन थे उसमें जो थोड़ा ढिलाई कर दिए, वहां पर कह सकते हैं कि इनसे थोड़ी गलती हो गई। और हम यह नहीं कह सकते कि पूरा गलती की है, थोड़ी गलती हो गई। अब यहाँ पर जो है इन्होंने कहा कि RT-PCR यदि 2 दिन तक निगेटिव है तो आप जो है आइलैंड आ सकते हैं। अरे भाई यहाँ तो रैपिड एंटीजन निगेटिव रहने पर कोई कहीं भी आ जा सकता था, ऑफिस में डॉक्टर से मिल सकता था। तो वहाँ RT-PCR निगेटिव है जो 72 घंटा में रिपोर्ट आता है, तो आप आइलैंड जा सकते हैं। तो इनका कहने का लॉजिक में भी कोई गलती नहीं था। हाँ, अब किसी कारण बस कोविड के केसेस सर्ज कर गया तो इसका मतलब ये नहीं कि इन्हीं कारण हो गया। ये भी तो हो सकता है कि पहले से कोविड का केसेस हो और अनरिपीटेड हो, और बाद में जब फैल गया तो कह दीजिए कि भाई प्रफुल्ल पटेल द्वारा लिया गया डिसीजन उसके कारण फैल गया। और कोई भी डिसीजन सिंगल व्यक्ति नहीं लेता है, वहां के बहुत सारे जो ग्रुप ऑफ लोग होते हैं, जो अथॉरिटी हो, सब मिलकर लेते हैं। उन सब लोगों ने सोचा होगा कि चलो ठीक ही है, एक तो ऐसी उस समय बहुत ज्यादा सर्च भी नहीं था, पूरे इंडिया में यह चल रहा था। तो हम नहीं समझते हैं कि यह प्रफुल्ल पटेल द्वारा जानबूझ के किया गया। अतः भारत तथा लक्षद्वीप की सुरक्षा के लिए लक्षद्वीप प्रशासक प्रफुल्ल पटेल का सहयोग करें और आप लोग प्रोपेगेंडा वीडियो या प्रोपेगेंडा न्यूज न चलाएं। सपोर्ट प्रफुल्ल पटेल, सेव लक्षद्वीप, सेव इंडिया। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो है ये जो प्रोपेगेंडा न्यूज जो है या प्रोपेगेंडा कैंपेन जो चल रहा है सेव लक्षद्वीप, लोगों को रियलिटी पता चल सके। धन्यवाद।